टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है, जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए। মামাটি মানুষকে বাংলার মাটিকে, বাংলার সংস্কৃতিকে, বাংলার অস্মিতাকে, সমস্ত সমাজ, সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত বর্ণ, সমস্ত জগৎ সকলকে সম্মান জানিয়ে, শুভনন্দন জানিয়ে Politics is chemistry. Chemistry of emotions, coalition, manipulation and perception. लेकिन बंगाल की धरती पर राजनीति का विज्ञान भावनाओं का रसायन शास्त्र भर नहीं है। ये कंप्लीट कैलकुलेशन है, जहां टीएमसी का अपना गणित है और बीजेपी का अपना गणित। लेकिन राजनीति के इसी मैथमेटिक्स में एक एक्स फैक्टर भी है, जो आज हम आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में डिकोड करेंगे। बंगाल की राजनीति में वोटों का अर्थमेटिक भी समझाएंगे, जातियों का अलजेब्रा भी, गठबंधन की ट्रिग्नोमेट्री और वोट कटमों का कैलकुलस, सब कुछ समझाएंगे और जानेंगे कि बैटल ऑफ बंगाल का वो मैथमेटिक्स जिसे हल करने वाला 2027 में रॉयल बंगाल टाइगर की तरह दहाड़ेगा। बंगाल टाइगर की ये दहाड़ सुनी आपने। नंदीग्राम से होते हुए ये दहाड़ 2011 में बंगाल ने रॉयटर्स बिल्डिंग में सुनी, और ये वो दहाड़ थी जिसने 34 साल का वामपंथी शासन को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका था। 2011 ये वो दहाड़ थी जिसे जादवपुर संसदीय सीट के लोगों ने पहली बार 1984 में सुनी, फिर 1990 में कोलकाता की सड़कों पर यह दहाड़ गूंजी और 1993 में रॉयटर्स बिल्डिंग में भी, जब ममता बनर्जी ने शपथ ली कि वो रॉयटर्स बिल्डिंग में तभी दाखिल होंगी, और फिर 34 साल बाद जब ऐसा हुआ तो ये दहाड़ सिर्फ कोलकाता में नहीं पूरे देश में गूंजी। और अब एक बार फिर 2026 में ये दहाड़ गूंज रही है, इस उम्मीद के साथ कि बंगाल में चौथी बार लगातार ममता सरकार बनाएंगी या नहीं। तो वाकई ऐसा होता है नहीं होता, जिसको समझेंगे कि आखिर ममता बनर्जी क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है। हाँ, ये है कि कई बार उनके बॉडी लैंग्वेज में आपको नर्वसनेस दिखेगी, लेकिन इसका जवाब आपको टीएमसी के मैथमेटिक्स में मिल सकता है कि क्यों ममता बनर्जी या टीएमसी के नेता कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। यानी वो गणित जिसमें टीएमसी को अपनी जीत का यकीन है या रास्ता नजर आ रहा है। तो आपको टीएमसी का गणित समझाते हैं। दरअसल टीएमसी नेताओं को लगता है, ये बहुत ध्यान से इस मैथ्स को समझिएगा, ये पूरा चुनाव 80% मैथमेटिक्स पे लड़ा जा रहा है। तो टीएमसी के नेताओं को लगता है कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से बीजेपी की जीत का जो गंगा है उसको बंगाल में बहाना चाहते हैं, लेकिन जिस केमिस्ट्री यानी कि जातीय गोलबंदी, एनडीए की एकजुटता और महागठबंधन की कमजोर रणनीति और टूटी हुई केमिस्ट्री ने बिहार में बीजेपी की विक्ट्री तय की, वो एक भी फैक्टर बंगाल में काम नहीं करेगा। एक तो टीएमसी ये सोचती है, अपने कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स के हिसाब से टीएमसी के पास, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए, टीएमसी ये सोचती है कि 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे उनके पास हैं, उस हिसाब से टीएमसी का ये मानना है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 213 सीटों पर कामयाबी मिली और उनका वोट प्रतिशत 47.9% था।
जबकि बीजेपी का 77 सीट्स बीजेपी को मिली और वोट परसेंट था 38.1% वोट शेयर। यानी टीएमसी के पास करीब करीब 10% वोट शेयर ज्यादा था। ये 2021 की बात है। ये वोट शेयर 2024 के जो लोकसभा चुनाव में कुछ कम जरूर हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 46% वोट मिले और उसने 29 सीट जीती और बीजेपी को 38% वोट मिले और 12 सीटें बीजेपी ने जीती। अब टीएमसी ने जब ये कैलकुलेशन लगाया, देखा कि 21 में क्या परफॉर्मेंस थी और 2024 में क्या परफॉर्मेंस थी, उस हिसाब से टीएमसी के दिग्गज इस वोट शेयर में ही अपनी पार्टी की जीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं का ये कहना है कि अगर इस वोट शेयर को हाइपोथेटिकल तरीके से समझा जाए तो इसका अर्थमेटिक 2026 के चुनाव में टीएमसी को 198 सीट्स पर बढ़त दिलाता है। कैसे? देखिए 48% वोट शेयर है, यानी लगभग 7 से 10% वोट शेयर अभी ज्यादा मान रही है टीएमसी। उस हिसाब से उस वोट शेयर और जिन जिन इलाकों में जीती उस हिसाब से 198 सीट्स यानी 194 से लेकर 198 सीट्स तक टीएमसी अपनी बढ़त ऑलरेडी अभी 2026 में मान रही है। हाइपोथेटिकल। पार्टी नेता ये भी मानते हैं कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव था, इसलिए बीजेपी के पास एक एज था। जबकि ये जो 2026 का चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव है और इसीलिए यहां ममता दीदी का चेहरा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। टीएमसी नेता ये भी मानते हैं कि उनके तर्कश में ममता बनर्जी का चेहरा सबसे बड़ा तीर है और इसके अलावा बंगाल की अस्मिता, महिला वोट बैंक, स्थानीय योजनाएं, ये तमाम वो चीजें हैं जो उनके वोट बैंक को जोड़े रख सकती हैं और उनकी जीत को पुख्ता कर सकती हैं। टीएमसी के लिहाज से उनका मैथमेटिक्स पक्का है, इसलिए उनकी जीत भी पक्की। लेकिन टीएमसी के गणित के बीच बीजेपी का अपना मैथमेटिक्स भी है, वो भी आपको समझाएंगे। बीजेपी को क्या लगता है? बीजेपी को लगता है कि जिस नंदीग्राम से ममता मैजिक शुरू हुआ था 2021 में, उसी नंदीग्राम ने ममता मैजिक को खत्म होने की मुनादी कर दी और 2026 में पूरे बंगाल से दीदी का सियासी जादू खत्म होकर ही रहेगा। और बीजेपी आलाकमान का ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं, इस बार यही होना है और पार्टी इसका जोड़ घटाव सब कुछ कर चुकी है। और बीजेपी के मैथमेटिक्स के मुताबिक, अब ये आपको समझाते हैं कि उनके मैथमेटिक्स के मुताबिक वो क्यों जीत पक्की मान रहे हैं। जो सबसे बड़ा की फैक्टर है जो बीजेपी में जो दिग्गज हैं उसमें चर्चा हुई, या भूपेंद्र यादव कल जब पहुंचे बंगाल पहुंच चुके हैं वो, और भूपेंद्र यादव पिछली बार भी नंदीग्राम में बैठे थे, ममता दीदी चुनाव हार गई थी। भूपेंद्र यादव, अमित शाह और तमाम जो रणनीतिकार हैं उनके बीच में चर्चा हुई, वो यही हुई कि 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीती हैं बीजेपी। इसका ये मतलब है कि इस बार पार्टी जीरो से शुरू नहीं कर रही, स्क्रैच से शुरू नहीं कर रही, वो ऑलरेडी उनकी जो गाड़ी है वो 77 की पटरी पर है। ये वो फर्क है जिसमें ममता सरकार से नाराज लोगों के लिए बीजेपी एक विकल्प के तौर पर ऑलरेडी है और आने वाले समय में और ज्यादा उभरेगी। अगर रिप्लेस करना है तो बीजेपी ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी 77 है, वो विपक्ष है, ऑब्वियस चॉइस है। तो बीजेपी का की फैक्टर यही है। बीजेपी आलाकमान को लगता है कि इस एक फर्क से ही पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा पाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला, बीजेपी थिंक टैंक का यह भी मानना है कि अगर 2024 के वोट शेयर को वही हाइपोथेटिकल तरीके से जो उन्होंने गुणा भाग किया, उस हिसाब से बीजेपी 92 सीट्स पर सीधे तौर पर लीड ले रही है। और इसके अलावा पार्टी ने कैटेगरी देखी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। जब आप टिकट वितरण करते हैं तब भी कैटेगरी देखते हैं, और जब आप चुनाव प्रचार के लिए सीट्स डिवाइड करते हैं तब भी कैटेगरी देखते हैं। तो 30 सीटें ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर टीएमसी की जीत का मार्जिन केवल 5000 था, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं कैटेगराइज की गई हैं जहां अंतर 10,000 से कम था।
और 12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पहले जीत दर्ज करा चुकी है। इस बार भी जीतने की उम्मीद है और इस लिहाज से बीजेपी के अर्थमेटिक में यह आंकड़ा 142 का हो जाता है, 142 सीट्स जीतने का। अब जो मैंने आपको ये 30 सीटें 10 सीटें बताई हैं कि 5,000 10,000, इन सीटों पर ज्यादा मेहनत की जा रही है। इन सीटों पर वहां पे जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उस लिहाज से नेता वहां बैठेंगे, पंचायत करेंगे, रात भर अलग अलग जातियों के लोगों के साथ गोलबंदी करेंगे और वो 5,000 का जो वोट डिफरेंस है, 10,000 का वोट डिफरेंस है, उसे कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिफाई किया गया है मैथमेटिक्स, और यही बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स है बीजेपी के। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि बंगाल के चुनाव में केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं, और वो तो होती ही है। जैसा मैंने आपको कहा, कोरिलेशन होता है, परसेप्शन होता है, मैनिपुलेशन होता है केमिस्ट्री का मतलब, क्योंकि राजनीति भी तो विज्ञान ही है और विज्ञान में मैथ्स भी है और केमिस्ट्री भी है। तो अब वो केमिस्ट्री भी समझ लीजिए। वैसे आपको पहले ये बता दूं कि इस केमिस्ट्री में मैथ्स भी है और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी भी है, और वो ये है कि भद्रलोक यानी इंटेलेक्चुअल पीपल। आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि इसी चुनाव में हो रहा है, पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने इंटेलेक्चुअल्स से संपर्क किया। बंगाल और खासतौर पे कैलकाटा, जो कैलकाटा प्रेसिडेंसी है, वहां पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंटेलेक्चुअल्स का। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स बता देते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कर रही है, नहीं कर रही, सरकार कैसा, लेकिन घर से नहीं निकलते वोट करने के लिए। तो इसीलिए लेखक, प्रोफेसर, कलाकार, विचारक, 77% से ज्यादा जो साक्षात्कार दर वाले जो पश्चिम बंगाल में हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी को लगता है उनकी बड़ी ताकत बन सकते हैं। भद्रलोक अक्सर अपनी राय तो देते हैं लेकिन वोट डालने कम निकलते हैं। लेकिन बीजेपी अब इन इंटेलेक्चुअल पीपल को बूथ तक लाने का प्लान बना रही है, और ना सिर्फ इन लोगों को, इनके साथ इनके परिवार और इनसे जुड़े उस थॉट प्रोसेस वाले लोगों को, विचारधारा वाले लोगों को। ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक समझ से दूसरे वोटर्स की राय भी बदलने की ताकत रखते हैं, यानी ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं बीजेपी के लिए। तो बीजेपी कोलकाता आरजीकर, महिला असुरक्षा जो अभी लॉ कॉलेज में जिस तरीके से रेप हुआ, और प्रशासनिक लापरवाही का सवाल उठाते हुए इन्हें अपने साथ जोड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। उनको बता रही है कि जिस बंगाल का आपने सपना देखा था, सुरक्षित, डेवलपिंग, वो बंगाल हम आपको दे सकते हैं। और उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप राय दीजिए कि आप कैसा बंगाल देखते हैं, आप कैसा कैलकाटा देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो हम अपनी योजनाओं में सरकार में आने के बाद लागू करेंगे, आपको जोड़ कर रखें। तो बीजेपी का दावा है कि ये लोग ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ अंदर खाने बड़ी नाराजगी है, जिसे पार्टी अपने पक्ष में भुनाना चाहती है, और इंटेलेक्चुअल पीपल कोलकाता प्रेसिडेंसी की 50 सीटों पर, यानी कि जो अर्बन बेल्ट में, इस नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ लेगी। लेकिन बैटल ऑफ बंगाल की इसी लड़ाई में एल्जेब्रा का एक चैप्टर भी, और वो चैप्टर है जातीय समीकरण का। आमतौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कास्ट फैक्टर बड़ा नहीं होता, लेकिन इस बार की लड़ाई में जाति बड़ा किरदार निभाने जा रही है। उसकी बड़ी वजह है बीजेपी। बीजेपी ने पिछली बार भी कोशिश की और इस बार भी, खासतौर पे इसके मास्टर हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने छोटी छोटी जातियों में जो बंगाल के अलग अलग विधानसभाओं को देख लिया है, इसीलिए हाल ही में ममता दीदी ने कास्ट के लिहाज से गिफ्ट भी बांटे। ये लड़ाई और ज्यादा रोचक हो गई। कुर्मी, यादव, घोष, बिहार मूल के जो मतदाता हैं, ये तो हैं ही, साथ में और भी बहुत सारी जाति, लंबी फहरिस्त है, जिनको ये समझाया जा रहा है कि क्यों बीजेपी आपके लिए फायदेमंद हो। ये वो समीकरण है जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का एक्स फैक्टर बनने जा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक्स फैक्टर भी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुर्मी जाति की संख्या लगभग 50 लाख, जो मुख्य रूप से ये जंगल महल के चारों जिले जो हैं, जैसे पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर और बांकुरा में। और इस तरह पश्चिम बंगाल में यादव आबादी लगभग 12%, जो राज्य की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आबादी मुख्य रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिले में है। इस तरह घोष, जो कि आमतौर पर कायस्थ माने जाते हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में बड़ी राजनीतिक ताकत रखते हैं। कायस्थ समुदाय की आबादी बेशक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन भद्रलोक से माना जाता है।
और पश्चिम बंगाल की सियासत में जो ज्योति बसु की बात कर लें, विधान चंद्र रॉय को मिलाकर 37 साल तक सत्ता कायस्थ समुदाय के पास रही है और बीजेपी इस बार नितिन नवीन को अध्यक्ष बना के इन्हें साधने की तैयारी में। जहां तक बात बिहारी मूल के वोटर्स की है तो इनकी संख्या पश्चिम बंगाल में करीब 13.65% बिहारी प्रवासियों की संख्या है और इन वोटर्स को साधने के लिए नितिन नवीन की बिहार वाली टीम कमर कस चुकी है। खैर, दोनों ओर से उम्मीदों का संसार अपने अपने आंगन में जगमगा तो रहा है, लेकिन राजनीति की रफ्तीली राहों में चुनौतियां किसी मीनार से कम नहीं होती। इसलिए मुद्दों का टकराव वोटों के जोड़ घटाव की बड़ी भूमिका ये निभाएगा इसमें। तो इसलिए मुद्दों से मुद्दे का टकराव भी तय है और बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उनका पूरा चुनावी फॉर्मूला जिन फैक्टर्स पर टिका है उसमें मां, माटी, मानुष की राजनीति, सरकारी योजनाएं और नरेंद्र मोदी की योजनाएं किस तरीके से विकास की बात, डेवलपमेंट की बात, महिला अस्मिता, सुरक्षा, हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा, विकास का नैरेटिव और इन सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी का खुद का चेहरा। और दूसरी ओर ममता सरकार भी योजनाओं का पिटारा खोलकर वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश, ये कहकर कि बीजेपी तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, हमारा हक छीनना चाहती है, तमाम बातें, तमाम नैरेटिव आएंगे। लेकिन इस लड़ाई में एक गेम चेंजर फैक्टर और वो है मुस्लिम वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 27 से 28% के बीच में है, जो राज्य की आबादी का 1/3 हिस्सा है। राज्य की 294 विधानसभा सीट में लगभग 46 सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है और 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% है। इस तरह लगभग 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत या हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आज से पहले ममता दीदी की जो ताकत थी वो एक ये बड़ी ताकत यही थी। आमतौर पर ये वोटर्स ममता दीदी के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार हुमायूं कबीर और ओवैसी की केमिस्ट्री जोड़ी इस बार इस वोट बैंक में सेंधमारी जबरदस्त तरीके से लगाएगी। और अगर ऐसा होता है कि ओवैसी हुमायूं कबीर साथ आ जाते हैं तो इस वोट बैंक में सेंध लगेगी। बीजेपी को इसके पीछे कई ठोस वजह भी नजर आती है। पार्टी को यह भी लगता है कि CAA, SIR, बाबरी मस्जिद मामले में ममता बनर्जी की नाकामी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे, नाकामी और चुप्पी भी मुस्लिम वोटर्स को, बड़े तबके जो थे मुस्लिम वोटर्स के, उनको संशय में डाल दिया ममता दीदी के लिए। क्योंकि आप देखिए CAA, SIR सबके लिए ममता दीदी ने कहा था कि मर मिट जाएंगे लेकिन होने नहीं देंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ। तो एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि ममता दीदी ने जो कहा वो किया नहीं, और इसीलिए इस बार हुमायूं कबीर और ओवैसी बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। और अगर 7 से 8% मुस्लिम वोटर भी बिखर जाते हैं तो ममता बनर्जी का किला हिल सकता है। इसमें SIR भी एक बड़ा फैक्टर होगा। हालांकि बीजेपी ये खुलकर कहती नहीं है, लेकिन राजनीति का ये रंग ममता बनर्जी की खुशियों में भंग डाल सकता है और इसका कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है। और इसके अलावा एक फैक्टर शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की अदावत का भी। पिछले चुनाव में शुवेंदु ममता बनर्जी को नंदीग्राम में मात दे चुके हैं। बेशक ये अंतर जो था वो करीब 1900 वोटों का ही था, लेकिन इसका संदेश बहुत दूर तक गया। इस जीत हार ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, लेकिन और ये साथ में ये भी है कि इस बार जीत जो बीजेपी अपनी मान रही है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है पिछली बार ममता दीदी को हराना। और इस बार शुवेंदु उन्हें भवानीपुर में जाकर चुनौती दी। यानी साफ है कि बीजेपी ममता बनर्जी को उनके घर में घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर मोदी, शाह, योगी पूरे बंगाल में ममता सरकार की नीतियों की कलई खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरणों में है। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली बार ममता दीदी 2 सीटों से लड़ी, 1 सीट से हार गई थी। इस बार भी ये कहा गया कि जब लिस्ट आई तो आया कि शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से लड़ रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने कहा कि शुवेंदु खुद चाहते थे कि वो 2 सीटों से लड़े, लेकिन जब हमने शुवेंदु अधिकारी के करीबी लोगों से और उनसे खुद से बात की तो ऐसा लगा नहीं कि वो 2 सीटों से लड़ना चाहते थे।
उनको खुद इस बात की चिंता थी कि पिछली बार बड़ी छोटे मार्जिन से मैं ममता बनर्जी को हरा पाया, इस बार दोनों सीटों पर फोकस रखूंगा तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। लेकिन ममता दीदी ने उनकी परेशानी वैसे ही हल कर दी। उन्होंने खुद कहा कि मैं एक सीट भवानीपुर से लड़ूंगी, तो अब शुभेंदु अधिकारी खुद सिर्फ भवानीपुर सीट पर फोकस कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक ब्रीदर मिला है बीजेपी को भी और शुभेंदु को भी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि इस बार चुनाव से 2 चरणों में, पिछली बार ये 8 चरण में हुए थे। कोरोना के साए में हुए इस चुनाव में तीसरे चरण के बाद बीजेपी को प्रचार की धार कब करनी पड़ी थी, क्योंकि ये नैरेटिव जा रहा था कि और पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि बीजेपी आलाकमान चुनावी जीत के लिए कोरोना महामारी को नजरअंदाज कर रही, तो फिर वो पीछे हट गए। लेकिन ममता बनर्जी ने आखिरी दौर तक प्रचार किया और उसका फायदा ममता बनर्जी को मिला। लेकिन इस बार ऐसा कोई फैक्टर नहीं और इसीलिए बीजेपी को जीत का भरोसा पहले से ही है। उसको लगता है कि जब कम फासले में चुनाव होते हैं या कम फेज में चुनाव होते हैं तो बीजेपी की जीत बेहतर होती है, जैसा कि बिहार में भी हुआ। पहले बहुत सारे फेजेस में होते थे लेकिन इस बार कम फेज में हुआ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी को जीत का भरोसा पहले से कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर से लग रहा है और इस मैथमेटिक्स में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में भी जो हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो भी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आंकड़ों की बात करूं तो एसआईआर पश्चिम बंगाल में 5.46 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं एसआईआर, लेकिन करीब 58 लाख लोगों का नाम को लेकर अभी भी संशय बना है, जिसको लेकर आपने देखा कि ममता बनर्जी ने काफ़ी दिल्ली तक आके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक के और धरना दिया, तमाम बातें। और अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि पुरुष के मुकाबले महिला वोटर्स का नाम ज्यादा कटा और ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर 47,000 से ज्यादा नाम कटे, जबकि 14,000 नाम को लेकर अब भी विचार चल रहा है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स आमतौर पर ममता बनर्जी को वोट करती हैं। जानकार इसे दीदी इम्पैक्ट कहते हैं। तो अगर महिला वोटर्स की संख्या कम हुई तो जाहिर है दीदी इम्पैक्ट भी कम होगा। हालांकि एसआईआर को लेकर मथुआ समाज की भी नाराजगी की बात आ रही है। मथुआ समाज बीजेपी का वोटर एक परसेप्शन वाइज माना जाता है और पश्चिम बंगाल में 50 सीटों पर जीत हार का फैसला मथुआ वोटर के हाथों में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 77 सीट्स में से आधे से अधिक मथुआ इलाकों में से ही मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी मथुआ बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन इस बार एसआईआर को लेकर इस समाज में नाराजगी बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी आलाकमान को भरोसा है कि वो डैमेज कंट्रोल कर लेगी। खैर, ये तो हुआ मैथमेटिक्स। अब जरा इमोशन समझ लेते हैं। एक कहावत है कि जब भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले सांप, बिल्ली, पक्षियों को इसकी खबर पहले लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसका उन लोगों का सेंसरी सिस्टम मजबूत होता है। तो ऐसा राजनीति में भी होता है। राजनीति में ऐसा सेंसरी सिस्टम होता है ब्यूरोक्रेसी के पास। और इस बार जिस तरह से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बेरोक टोक निकली, जिस तरह से पुलिस न्यूट्रल नजर आई, इसमें राजनीतिक विश्लेषकों को बड़ा संदेश छिपा नजर आ रहा है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी ने बदलाव की बयार भांप ली है? फिलहाल तो ये सब सिर्फ अटकलें, लेकिन इन अटकलों की कड़ियां जब जुड़ती हैं तभी तो राजनीति शास्त्र का पूरा विज्ञान समझ आता है। और वो क्या होगा वो सिर्फ 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल तो आप द ग्रेट बैटल ऑफ बंगाल का मजा लीजिए और कान लगाकर सुनिए उन शब्दों को जिसमें 4 मई के नतीजे छिपे हुए हैं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।